मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 5 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से रोज की तरह कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कौन-कौन से टॉपिक रहेंगे? पहला टॉपिक है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से है, जहाँ पे ईरान को एंट्री मिली है, तो इसके बारे में बात करेंगे और इंडिया का इसके बारे में क्या स्टैंड है, थोड़ा-सा वो जानेंगे। तो वैसे तो रिपीटेड टॉपिक है, नया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो क्रूशियल डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसका जो है लेप्टोस्पाइरोसिस जो है एक डिसीज़ है और साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी प्रेवलेंट रहता है। इसके बारे में बात करेंगे, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, क्यों होता है, कैसे होता है? तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 से एक बन सकता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा जो प्रीलिम्स के लिए और थोड़ा-सा मेंस के लिए। चलिए जी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में आज अच्छी खासी हम लोग बात करने वाले हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके इंडिया में कौन-कौन से कानून हैं? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पीछे रीज़न्स क्या-क्या होते हैं? क्यों होता है? कौन-कौन सी कंट्रीज़ है इंडिया के अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है? उसके बारे में बात करेंगे, अच्छा खासा डिटेल में। उसके अलावा हॉट समर्स एंड द फ्यूचर, ये कल वाला एडिटोरियल था, टेक्स्ट सेक्शन में जो आया था, मैंने वो आपको बताया था कि कल हमारे पास समय नहीं था, आज उसको हम लोग करेंगे। तो आज मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, काफ़ी अच्छा है। इसमें क्लाइमेट चेंज, मॉनसून, मरीन हीट वेव, लैंड बेस्ड हीट वेव, प्रोडक्टिविटी, मॉनसून, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। हालाँकि ये भी रिपीटेड सा है, मोस्टली अगर आप हमारी न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन रहे होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपकी कमांड हो सकती है, लेकिन आप नए स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा। अच्छा टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से स्पेशली। चलिए जी, एंटीबायोटिक्स डेंजर एंड द सॉल्यूशंस, इसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। ये भी थोड़ा-सा रिपीटेड है, लेकिन कुछ खास ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जो ड्रग रेजिस्टेंट जो डिसीज़ होते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1-2 अनाउंसमेंट आपको करता चलूँ। पहली बात तो जब वीडियो आप देखते हो, तो यार वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है? आप वीडियो देखते हो, व्यूज़ आते हैं 3000 और लाइक्स आते हैं ओनली 50, तो ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। वीडियोज़ देखते हो तो लाइक का बटन क्लिक कर दिया करो, नीचे कमेंट सेक्शन में कोई फीडबैक देना है वो दे दिया करो, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आपका वो पूछ लिया करो। कम से कम ग्रीट तो कर ही सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, नमस्ते, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। उसके अलावा हर सैटरडे को हमारे करंट अफेयर का सेशन चलता है, जो आप जॉइन कर सकते हो, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से अच्छा खासा डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास होती है, बड़ा मज़ा आता है करने में, एकदम फन वे में करते हैं। उसको जॉइन करना है तो ये स्कैन आप यहाँ पे डेफिनिटली कोड को कर सकते हो और जॉइन कर सकते हो, सबके फ़ोन में स्कैनर तो होता ही है। उसके अलावा एससी 1000 अगर आप ये कोड वहाँ पे डालते हो तो ₹1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको फाउंडेशन कोर्स हमारा जॉइन करना है तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज करिए, सारी इन्फॉर्मेशन लग सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, सीसैट, एसए सब कुछ आपको तैयार करवाया जाता है। मैगज़ीन आपको मिलता है, डेली क्विज़, टेस्ट सीरीज़, एवरीथिंग इज़ कवर्ड हियर। आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, फ्रंट पेज पे हैं, देख लेते हैं क्या मामला हो रहा है। तो एससीओ कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज़ ईरान जॉइन्स द ग्रुपिंग। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कोल्ड वॉर की, ठीक है? जब हम लोग कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो दुनिया में सिर्फ़ 2 ही पावर थी, है ना? एक पावर थी अमेरिका और दूसरी पावर थी इस साइड से यूएसएसआर। दोनों आपस में लड़ रही थी। अमेरिका कह रहा था भैया कैपिटलिज़्म और ये कह रहा था नहीं कैपिटलिज़्म नहीं सोशलिज़्म, तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो बहुत समय तक आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर 1991 तक ये 2 वर्ल्ड पावर थी, जिसे कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर मीन्स 2 पावर्स, 2 पोल्स, सेंटर ऑफ पावर। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो भैया खत्म हो गया। इसमें से बहुत सारी कंट्री अलग हो गई, बहुत वीक हो गया। तो 1991 से लेके शुरुआत हुई अमेरिका का डोमिनेंस, ठीक है? अमेरिका का डोमिनेंस हुआ, अकेली सुपर पावर दुनिया में रह गई। लेकिन इंडिया हमेशा से बाइपोलर, यूनिपोलर वर्ल्ड में बिलीव नहीं करता है। हम हमेशा से पोल्स में बिलीव ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी सॉवरेनिटी है, उसके हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इंडिया ऑलवेज़ बिलीव्ड इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब हुआ राइज़ चाइना का। अब चाइना का राइज़ हुआ, एक तरफ से चाइना का राइज़ हुआ, दूसरी तरफ से यूएसए की जो हेजेमनी थी वो थोड़ी-सी कम हुई। इंडिया भी अभी यहाँ पे जो है वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उभर रहा है। ये और साथ के साथ जो रशिया है वो भी अपनी जो पुरानी ग्लोरी है उसको खोई हुई उसको पाने की कोशिश कर रहा है। एंड देयर आर सम अदर कंट्रीज़ आल्सो, अभी जैसे जापान हो गया, ब्राज़ील हो गया, आपका जर्मनी हो गया, ये सब भी अभी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ रहे हैं बढ़िया से। तो अभी ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होता नज़र आ रहा है। चाइना ने भी कभी यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड में बिलीव नहीं किया है, हम हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। क्योंकि जब ये देखिए एक आदमी के हाथ में इतनी पावर हो जाती है ना, तो फिर वो सबको डिक्टेट करने की कोशिश करता है टर्म्स, जैसा कि यूएसए करता आ रहा है। हालाँकि ओवरऑल अभी भी अमेरिका का जो क्लाउट है,
जो हेजेमनी है वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अभी दूसरे पावर सेंटर्स भी यहाँ पे उभर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने क्या किया एससीओ बनाया, ठीक है? एससीओ बनाया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए वर्ल्ड में जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये ऐसे ही सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डोमिनेट करते हैं। लेकिन जहाँ पे यूरोप और अमेरिका का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो इंडिया सोच रहा है कि भई हम लोग अपना कुछ बनाएँ, चाइना सोच रहा है हम लोग कुछ अपना कुछ बनाएँ, तो हम लोगों ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया एससीओ। अभी एससीओ को हम लोगों ने थोड़ा-सा एक्सपेंड किया है। ईरान को हम लोगों ने एससीओ में एज़ अ परमानेंट मेंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है एज़ अ 9th एंड द लेटेस्ट मेंबर व्हिच इज़ ईरान। एससीओ की के चेयरमैन कौन है भैया? मोदी जी हैं क्योंकि इस बार इंडिया को मिला है ये मौका, ठीक है? तो जब भी किसी मेंबर को इंक्लूड किया जाता है या भी जब भी कभी एससीओ वगैरह की मीटिंग होती है, तो जॉइंट स्टेटमेंट्स वगैरह दी जाती हैं। एससीओ में कुछ प्रोविजंस को लेके इंडिया सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ प्रोविजन को लेके इंडिया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। एक प्रोग्राम होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 अंडर अंडर एससीओ। इंडिया डज़ नॉट सपोर्ट दिस क्योंकि ये बात करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की और इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। हम क्यों नहीं करते हैं इसको सपोर्ट? क्योंकि ये इंडिया की सोवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। क्योंकि ये जो जो सीपीसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बीआरआई का पार्ट है और ये कहाँ से निकलता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, तो जो कि एक इंडिया की टेरिटरी है, तो इसीलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो इकोनॉमिक स्टेट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 इंडिया इसमें बिलीव नहीं करता है, इसलिए इंडिया ने इसको अपने आप से बाहर कर लिया। उसके अलावा काउंटर टेरर रेडिकलिज्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसके बारे में बात हुई, तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया के बारे में भी बात हुई। ईरान के बारे में भी बात हुई। देखिए रशिया, ईरान दोनों एससीओ के मेंबर हैं और इंडिया भी इसी ग्रुप का मेंबर है। अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका। ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका। इंडिया कहता है कि हम लोग इन सैंक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया सिर्फ उन्हीं सेक्शन को सपोर्ट करता है सैंक्शंस को जो कि यूनाइटेड नेशन ने लगाए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। इंडिया अमेरिकन सैंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। हम सिर्फ उन्हीं सैंक्शंस को सपोर्ट करते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने लगाए होते हैं। तो ये भी इंडिया ने बात बोली। बाकी पाकिस्तान को लेके तो हम लोग कुछ खास बोला नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो अगर आप एससीओ के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो एससीओ क्या है? ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है। ठीक है? इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल ये देखिए फ़ोकस करिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। एससीओ के अंदर मिलिट्री का भी एक एंगल बनता है। इसको बनाया गया था टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी इन द रीजन। इट वाज़ क्रिएटेड इन 2001। 2002 में इसका चार्टर को साइन किया गया था। 2003 के अंदर ये फाइनली आ गया है फ़ोर्स के अंदर। ठीक है, इसकी ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन और चाइनीज़, हिंदी इसकी लैंग्वेज नहीं है। तो पहले भैया ये 8 मेंबर थे, अभी जो है इसके अंदर जो मेंबर है हम लोगों ने ईरान को भी 9th मेंबर ऐड कर दिया है। बाकी बेलारूस, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया ये इसके ऑब्ज़र्वर स्टेट भी हैं, हो सकता है फ्यूचर में हम लोग इनको भी इंक्लूड कर दें। तो ये थोड़ा-सा एससीओ के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। चलिए जी, अब बढ़ते हैं एक डिसीज़ के ऊपर, ठीक है? लेप्टोस्पायरोसिस ये क्या है? मॉनसून से जस्ट पहले, मॉनसून के दौरान और मॉनसून के जस्ट हल्का-सा बाद में, ये जो डिसीज़ है, वो साउथ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट हो जाता है। कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। जो 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 डब्ल्यूएचओ का डेटा ये कहता है कि दुनिया में हर साल 60,000 से ज़्यादा डेथ होती हैं इस डिसीज़ की वजह से। ये डिसीज़ है क्या? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो डिसीज़ है, वो ज़ूनोटिक डिसीज़ है। जैसे कोविड-19 है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, जीका वायरस है, ये सब ज़ूनोटिक डिसीज़ है। ज़ू मतलब एनिमल्स। ज़ूनोटिक डिसीज़ वो होते हैं जो कि एनिमल से ट्रांसफ़र होते हैं ह्यूमन्स के अंदर। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगन्स, इसके द्वारा ये डिसीज़ फैलता है। हालाँकि ये इंसानों में काफ़ी कम आता है, लेकिन ज़्यादातर एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कभी-कभी इंसानों में भी आ जाता है। यूजुअली कब फैलता है? जब बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो जाए या फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो जाए। मतलब जो वार्म, गरम, ह्यूमिड वहाँ पे फैलता है।
अर्बन एरियाज़ में भी फैल सकता है, रूरल एरियाज़ में भी फैल सकता है। अभी देखिए मानसून चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, भैया टेम्परेचर काफ़ी हाई है, वार्म कंडीशंस हैं, साथ के साथ बारिश भी हो रही है, कहीं पे फ्लड आ रहा है, ह्यूमिड कंडीशंस भी है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस केस में बैक्टीरिया खूब ग्रो करता है। ये अलग-अलग जानवरों से फैल सकता है, कैटल्स, पिग्स, रोडेंट्स, ठीक है? डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, कुत्ते, बिल्ली वगैरह उनसे भी फैल सकता है। जब किसी एनिमल को ये डिसीज़ हो जाता है या इंसानों को ये डिसीज़ हो जाता है, तो एक लेप्टोस्पाइरा करके केमिकल होता है जो हमारे यूरिन में से एक्सक्रीट होता है। ये हमारे यूरिन में से निकलता है और ये वाटर बॉडी का पार्ट बन जाता है। हमारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। वहाँ से ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है? अगर हम लोग इस यूरिन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो ये हमें भी हो सकता है। या फिर जैसे मिट्टी वगैरह होती है, सोइल होती है, हम वहाँ पे काम करते हैं, पैडी फील्ड्स वगैरह में खेतों में काम करते हैं, वहाँ पे इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लगा हुआ है, कोई रैशेज़ पड़े हुए हैं, उस केसेज़ में आपको होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। तो लोग जो एग्रीकल्चर वगैरह फील्ड में काम करते हैं, सैनिटरी फील्ड में काम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, है ना? सीवरेज वाला क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, उनको इसके होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। या फिर लेक्स, रिवर्स की सफाई वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, आप वो कर सकते हो। पिछले कुछ समय में इसके केसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जब से अर्बनाइज़ेशन बढ़ा है। तो जो स्लम एरियाज़ हैं अर्बन एरियाज़ में क्योंकि वहाँ पे सैनिटरी कंडीशंस होती नहीं है, पानी-वानी भर जाता है वहाँ पे अनफॉर्च्यूनेटली, है ना? वहाँ पे बाथरूम्स वगैरह प्रॉपर्ली होते नहीं हैं, तो वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में भी देखा गया है पिछले कुछ समय से ये डिसीज़ काफ़ी बढ़ रहा है। सिम्पटम्स क्या होते हैं? यूजुअली फ्लू आपको आता है, ठीक है? फीवर आएगा, ठंडी लगेगी आपको, सर दर्द होगा। ये नॉर्मल डिसीज़ हैं, नॉर्मल सिम्पटम्स हैं जो दूसरे डिसीज़ में भी हो जाते हैं और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। जब किसी को जो है लेप्टोस्पाइरोसिस हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि अच्छा भैया बुखार है, ठंडी लग रही है, हेडेक हो रहा है, हो सकता है आपको नॉर्मल बुखार हो गया हो। तो डॉक्टर इसकी दवाई दे देता है। तो इसकी डायग्नोसिस भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे जैसे मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अटैक करता है, हमारे लीवर को, किडनी को, लंग्स को और जब तक ये अटैक करता है तब तक बात बिगड़ चुकी होती है और अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सट्रीम केस में इसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है? अब थोड़ा-सा देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं? वैसे मैंने आपको बता ही दिया है और मिसकंसेप्शंस क्या हैं। कनाडा के अंदर कर्नाटका में इसको कहा जाता है इली ज्वरा, ठीक है? मलयालम में इसको कहा जाता है एली पानी, जिसका मतलब होता है रैट फीवर। इसका नाम ही रैट फीवर है। लेकिन रैट फीवर होने की वजह से लोगों को लगता है कि सिर्फ रैट से फैलता है और यहाँ पे सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। ये सिर्फ रैट से ही नहीं फैलता है भैया, इसका ये जो नाम है, वो आप लोग प्रॉपर इसके बारे में डिटेल नहीं देता है। ये पिग्स, कैटल, बफेलोज़, डॉग्स, हॉर्सेस, शीप, गोट किसी भी एनिमल से फैल सकता है। यूजुअली जब मॉनसून की शुरुआत होती है, वहाँ से ये फैलना शुरू होता है क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन होना शुरू होती है, बैक्टीरिया अच्छा खासा ग्रो करता है। फिर उसके बाद जैसे कहीं फ्लड आता है, हरिकेन, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं और दो हमारा वाटर कंटामिनेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। पैडी फील्ड जहाँ पे हम लोग राइस कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे वाटर क्वालिटी पुअर होती है, सैनिटेशन वगैरह वहाँ पे होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन क्या कर सकते हैं? एक वन हेल्थ अप्रोच हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वन हेल्थ के लिए जो है मेंस में 100% क्वेश्चन आने वाला है, कभी भी आ सकता है, अब तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। वन हेल्थ अप्रोच, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट, पूरे इकोसिस्टम का टेक केयर करते हैं। सिर्फ ह्यूमन का टेक केयर नहीं करते हैं, हर किसी चीज़ का टेक केयर करते हैं। ह्यूमन्स का भी, एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी और पूरे इकोसिस्टम का। इसे कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। जैसे कि हमें पता है भैया ये कॉन्टैक्ट में आने से होता है। तो जब आप पानी वगैरह का काम करते हो, तो आप डेफिनिटली ग्लव्स पहन सकते हो, पैरों में आप बूट्स पहन सकते हो, है ना? वो सब आप कर सकते हो। आप थोड़ा एंटीसेप्टिक जो लिक्विड वगैरह होते हैं, उनसे अपने हाथ-पैर को धो सकते हो। वो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? एनिमल कीपिंग कंडीशंस हैं, प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन उनका होना चाहिए। लोगों को अवेयरनेस कर सकते हो आप इसके बारे में। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो आप डेफिनिटली इसके लिए कर सकते हो। इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह तो बनी नहीं है, जो लगवाई जाए, तो थोड़ा टेक केयर करेंगे, ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। चलिए जी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट टू हेल्प कॉम्बैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन द बॉर्डर एरिया सेट अप रिहैबिलिटेशन आवर्स। तो भैया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी जी हैं, इन्होंने कहा है कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हम लोग कुछ ऐसे शेल्टर हाउसेज़ वगैरह बनाएँगे, जहाँ पे बच फूड दिया जाएगा, क्लोथिंग दी जाएगी, काउंसलिंग दी जाएगी, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँगी उन बच्चों को जहाँ जो कि अ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। बॉर्डर एरिया से बहुत चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंडिया में होती है, खासकर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पे। तो इंडिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सोर्स भी है और इंडिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का डेस्टिनेशन भी है। तो जब माइनर लड़कियों को
यंग वीमेन को, बच्चों को जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके इंडिया में लेके आया जाता था, यूजुअली कहाँ पे मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में। यहाँ पे उनको लेके आया जाता है ये बोल के कि आपको बढ़िया काम मिलेगा, बेटर लाइफ मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी। बट जब वो यहाँ पे आती हैं तो उनको यहाँ पे बेचा जाता है। फ़ोर्स किया जाता है उनको सेक्स वर्कर बनने के लिए। और इंडिया से फिर वो जो है साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट वहाँ पे भी उनको अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हम लोग स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को फंडिंग देंगे, जो बॉर्डर एरियाज़ में पड़ती हैं और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हम लोग और ज़्यादा बनाएँगे। अभी भी काम कर रही हैं जो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, इस समय इंडिया में 788 हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज़ में काम कर रही हैं, लेकिन फ्यूचर में हम लोग ये फंडिंग वगैरह देंगे और बढ़ाएँगे। तो जिन गर्ल्स वगैरह को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में अगर रेस्क्यू किया जाता है, तो फिर उनका जो है एक स्टेटस चेक किया जाएगा। और अगर वो प्रॉपर क्वालीफाई करती हैं, तो मिशन वात्सल्य स्कीम, एक सेंटर स्कीम है जिसमें गर्ल्स के वेलफेयर की बात की गई है, उनको एजुकेशन दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम दिया जाता है, तो उन गर्ल्स को जो है वो चाहे हम लोग वात्सल्य स्कीम के अंदर भी उनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो होगी छोटी-सी चीज़ इस आर्टिकल से। अब डेटा क्या कहता है? एनसीआरबी नेशनल क्राइम जो अपना रिकॉर्ड ब्यूरो है क्या कहता है 8 चिल्ड्रन वर ट्रैफिक एवरी डे इन इंडिया इन 2021। 8 बच्चे इंडिया में हर दिन ट्रैफिक हुए हैं अलग अलग कामों के लिए, लेबर के लिए, भीख मांगने के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। 2020 में जो है 2222, 2018 में 2834। लेकिन ये तो सरकारी आंकड़ा है जो रिपोर्ट किए गए हैं। जो केस रिपोर्ट हुए ही नहीं, वो तो इनसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में। पुलिस में जाने से लोग कतराते हैं। वन चाइल्ड गोज़ मिसिंग एवरी 8 मिनट, हर 8वें मिनट में इंडिया में एक बच्चा मिस होता है, गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जिनमें से 40-50% बच्चे अनफॉर्चुनेटली वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार बन जाते हैं, स्लेवरी, सेक्स वर्क, फोर्स लेबर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कहना है कि 40,000 चिल्ड्रन आर अबडक्टेड ईच ईयर इन इंडिया, लिविंग इन 11,000 अनट्रेस्ड। 11,000 तो मिलते ही नहीं है, कहाँ गए? 40,000 में से हर साल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बच्चे डोमेस्टिक लेबर, चाइल्ड लेबर, है ना? इल्लीगल एक्टिविटी जैसे बेगिंग, ऑर्गन ट्रेड वगैरह के अंदर अनफॉर्चुनेटली उनको डाल दिया जाता है। तो क्या कारण है चाइल्ड ट्रैफिकिंग इतना प्रेवलेंट है हमारे यहाँ पे? तो एक तो डोमेस्टिक जो लेबर में बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे रहती है। माइनर जो गर्ल्स होती हैं 15 से 18 साल की, वल्नरेबल होती हैं, नेपाल से, म्यांमार से उनको लाया जाता है। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बड़े-बड़े जो सिटीज़ हैं, बेंगलुरु एंड ऑल दैट, यहाँ पे एज़ अ डोमेस्टिक हेल्प जो है उनसे काम करवाया जाता है। बहुत ही कम पैसा उनको दिया जाता है और पूरा रात 24 घंटे उनसे काम करवाया जाता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ें यहाँ पे इस तरह की होती हैं। पॉवर्टी, हंगर की वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। कास्ट कम्युनिटी बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी वजह से जो है रूरल एरियाज़ में स्पेशली जो प्रॉब्लम की जड़ है, जब वो लोग हेल्प माँगने जाते हैं पुलिस वगैरह में या एनजीओज़ वगैरह में उनकी हेल्प नहीं की जाती बिकॉज़ ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोविड-19 जब पैंडेमिक हुआ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसे होते हैं, जैसे मणिपुर के अंदर इस समय चल रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे लोग जैसे कहीं पे फ्लड आ गया, ड्रोट आ गया, तो वो जो है वो होमलेस हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली तो उसकी वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह यहाँ पे होता है, सेलिंग वगैरह चिल्ड्रन की बहुत एक प्रेवलेंट होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह भी कई बार इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग इतने समय से इंडिया में हो रही है, लेकिन अभी तक उसको सोल्व क्यों नहीं किया गया? क्या-क्या रीज़न उसके हो सकते हैं? क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस है ऑफ कोर्स लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, तो आवाज़ नहीं उठा पाते। इंडिया में कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन भी नहीं है स्पेशली फॉर द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अलग-अलग कानून हैं, लेकिन कोई एक प्रॉपर कानून नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्रॉस बॉर्डर नेचर अगर हमारे यहाँ पे देखें तो बहुत ही पोरस बॉर्डर है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के साथ कोई बॉर्डर वगैरह में प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है। जंगल हैं, रिवर्स हैं, वहाँ से बच्चों को निकाल लिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, है ना? ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन भी बच्चों का होता है और डेटा कलेक्शन और रिसर्च में हमारे यहाँ पे बहुत कमियाँ हैं। डेटा कुछ और कहता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। और प्रॉपर ऑर्गनाइजेशंस भी हमारे यहाँ पे नहीं है, जो कि सर्वे करे, डेटा कलेक्ट करे। तो ये कुछ चैलेंजेज़ हैं। इंडिया में कई सारे कानून हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके। देखिए मैंने आपको बताया, इंडिया में कोई एक कंपोज़िट, इंटीग्रल और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है। चाइल्ड प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन वगैरह को लेके। दूसरे कानून से थोड़ा-सा उसको डील किया जाता है। जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, पीटा इसको कहते हैं, ठीक है? बाद में इसमें अमेंडमेंट किए गए 1978 और 86 के अंदर में। ये क्या करता है सेक्स वर्कर्स को क्रिमिनलाइज़ करता है, ठीक है? सेक्स वर्कर इट क्रिमिनलाइज़ेज़ द सेक्स वर्कर विदाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लीगल रिकोर्स। अब इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है।
क्योंकि देखिए सेक्स वर्कर और सेक्स वर्क जो है इंडिया में इल्लीगल तो है नहीं, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। लेकिन ये सभी सेक्स वर्कर्स को इल्लीगल डिक्लेयर करता है तो उनको क्रिमिनल बना देता है, अनफॉर्च्यूनेटली। इंडिया में सेक्स वर्क इज़ नॉट इल्लीगल बट पिम्पिंग इज़ इल्लीगल इन इंडिया। प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज 2006 ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात करता है, तो यहाँ पे भी हल्का-फुल्का चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात होती है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम 76 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टू 1994 है और फिर पॉक्सो एक्ट है 2012 जो कि कमर्शियल सेक्स को प्रिवेंट करने की बात करता है। तो इंडिया में कोई एक कानून नहीं है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। अलग-अलग कानून से जो है वो चीज़ें यहाँ पे डील की जाती हैं और जिसकी वज़ह से सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब किसी बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है तो कौन से कानून के तहत डील किया जाएगा ये पता ही नहीं है। ये भी इंडिया में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे नज़र आती है। तो पार्लियामेंट जल्दी से जल्दी भाई कुछ कानून वगैरह लेके आए तो सबके लिए बढ़िया रहेगा। उससे वजह से ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नंबर 82 जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर के अंदर जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को कैटेगराइज़ करती है। फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड द प्रैक्टिस सिमिलर तो थोड़ा-सा आप ये भी देख सकते हो 1999 के अंदर इसको कैटेगराइज़ किया गया था बाय इंटरनेशनल लेबर यूनियन। तो ये थोड़ा-सा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। चलिए जी। वाज़ इंडियाज़ हॉट समर ऑफ 2023 पोर्टेंट ऑफ द थिंग्स टू कम? ये कल का टेक्स्ट सेक्शन था, कल हम लोगों ने इसको नहीं किया था टाइम की कमी की वजह से, तो आज आर्टिकल बहुत अच्छे थे नहीं पेपर में, तो आई थॉट कि चलो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको वही रिपीटेड सी चीज़ें नज़र आएँगी। अगर आप लगातार एनालिसिस देख रहे हो, आपने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ा हुआ है, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो वही घिसी-पिटी सी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। लेकिन कुछ जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो डेफिनिटली 2-4 पॉइंट आपको नए मिलेंगे और इससे आप अपने नोट्स को अपडेट करते हो टाइम टू टाइम। आपने नोट्स बनाए होंगे मॉनसून वाले, क्लाइमेट चेंज वाले, तो उसमें ऐड करो आप लोग। देखिए क्या कहता है, विद ईच पासिंग ईयर India has been experiencing more and more instances of the severe heat waves, rendering these months more and the more dreadful. भैया हीट वेव इंडिया में हर साल बढ़ ही रही है। पिछले साल जो है 50 दिन थी, इस बार जो है 55 डेज़ है। पिछली बार जो है 60 डेज़ थी, इस बार 80 डेज़ है। एक तो हीट वेव का ड्यूरेशन बढ़ रहा है और हीट वेव की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। मतलब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है? कहता है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द नंबर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द हीट वेव बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द मार्च 61 टू 2000 उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, तब जाके उन्होंने हमें बताया है कि भाई देखो हीट वेव की ड्यूरेशन भी बढ़ रही है और हीट वेव की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। द नंबर ऑफ द डेज विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 30 डेज सेल्सियस हैज आल्सो इंक्रीज्ड विद टेम्परेचर ऑफ द 33 डिग्री सेंटीग्रेड वाज रिकॉर्डेड बिटवीन 1991 70 डेज ओनली। 1961 से लेके 1990 मतलब पिछले 30 सालों में 70 दिन ऐसे थे जब वहाँ पे टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा था। बट 1991 और 2022 के बीच में देयर वर सच 89 डेज़ सोच के देखो, कहाँ 70 दिन, कहाँ 89 डेज़ लगभग 19 दिन इंक्रीज़ हो गए, जब टेम्परेचर 33 डिग्री से सेंटीग्रेड हुआ। तो ये हीट वेव को इंडिकेट करता है। तो हीट वेव की ड्यूरेशन हमारे यहाँ पे बढ़ रही है। इसका मॉनसून के ऊपर भी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। मॉनसून आजकल कैसा हो गया है, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो दिन भर बारिश हुआ करती थी। झड़ी लगती थी, थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी बारिश होती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मॉनसून डिले होता है, 1st ऑफ जून को कभी आता ही नहीं, इस बार भी हफ्ता 10 दिन लेट हुआ है। शॉर्ट बर्स्ट द इंटेंस बर्स्ट बारिश होती ज़रूर है अभी भी, लेकिन कम पीरियड के लिए होती है, लेकिन बहुत भारी होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, लॉन्ग पीरियड के लिए बारिश होती थी, थोड़ी-थोड़ी बारिश होती थी। और डिलेड विथड्रॉल मॉनसून लेट से आ रहा है और लेट से जा भी रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न, राइट? कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे हद से ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, जहां पे फ्लड वगैरह आ गई हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस हो गई हैं। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है किसी सिस्टम के अंदर। हमारा पूरा वाटर साइकिल चेंज हो गया है अनफॉर्चुनेटली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है आईआईटीएम, ये क्या कहता है? कहता है कि भैया जो एक्सट्रीम इवेंट हैं इंडिया में 2050-2015 के बीच में वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सट्रीम इवेंट समझते हो? जैसे हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, साइक्लोन एक्टिविटीज़ वो सब करके, ठीक है? तो ये थोड़ा देखिए आप। तो मॉनसून का अगर हम लोग देखें पिछले साल सितंबर 2022 में मॉनसून का क्या हाल था? कुछ हिस्सों में इंडिया में ज़्यादा मॉनसून आया। केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश जहाँ पे कई बार फ्लड आया। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा वगैरह नॉर्थ ईस्ट में बारिश कम हुई
और ये लगातार पैटर्न देखने को मिल रहा है अनफॉर्च्युनेटली। इस बार भी ऐसा होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब देखिए एक तो हीट वेव जब आता है ना, तो ज़्यादा इवेपोरेशन होती है ना? इवेपोरेशन होता है पानी जो भी पानी होता है, तो सोइल के अंदर मॉइस्चर कम हो जाता है, तो सोइल हमारी ड्राई हो जाती है और जो ड्राई सोइल होती है, वो ज़्यादा सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करती है। ज़्यादा सनलाइट जब एब्ज़ॉर्ब होती है, तो और ज़्यादा हीट वेव इंक्रीज़ होती है, तो एक फीडबैक लूप बन जाता है। ज़्यादा हीट वेव से सोइल ड्राई होगी, जब सोइल ड्राई होगी तो ज़्यादा हीट वेव आएगा। तो एक बार जब ये साइकिल शुरू हो जाता है, तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। और ये हीट वेव की समस्या सिर्फ लैंड पे नहीं है, ये हमारे ओशंस के ऊपर ओशंस पे भी है। तो लैंड पे जब हीट वेव होती है, गर्म हवाएँ चलती हैं, उसकी वजह से मरीन हीट वेव भी जनरेट होती है। ओशंस के अंदर भी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, सरफेस जो टेम्परेचर है। तो उससे क्या होता है, एक तो ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, इंटेंस साइक्लोन्स आ रहे हैं। पहले अगर साल भर में 5 आया करते थे, अब जो है साल भर में 8-10 आ रहे हैं। तो साइक्लोन की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। उसके अलावा और क्या होता है, एसिडिफिकेशन होता है। कोरल्स हमारे डेड हो जाते हैं, सी लेवल राइज़ होता है, पोलर रीजन्स के अंदर आइस मेल्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं मरीन हीट वेव की वजह से और इसका रिलेशन है हमारी लैंड की हीट वेव से, अनफॉर्च्युनेटली। और मॉनसून को भी इम्पैक्ट करता है। देखिए, समर में क्या होता है, समर में जो मॉनसून का मैकेनिज़्म है वो तो यही है ना, कि जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में हाई टेम्परेचर होता है समर्स में, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। वहीं इंडियन ओशन के अंदर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती हैं, तो जब ये विंड इंडियन ओशन मतलब बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से मॉइस्चर कैप्चर करती हैं और इंडिया के अंदर बारिश करती हैं। ये यूजुअली मैकेनिज़्म रहता है, मॉनसून का मैकेनिज़्म होता है ये। बट मरीन हीट वेव की वजह से क्या हो रहा है, मरीन हीट वेव की वजह से ओशंस के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो विंड्स हैं वो इंडिया में चलने की बजाय ऐसे एरियाज़ में चलना शुरू कर देती हैं ओशंस के अंदर जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो इंडिया में आने की वजह बजाय वो ओशंस में चलने लगती हैं। तो भैया इससे तो हमारा मानसून ही खतरनाक हो जाएगा। मतलब मानसून कम हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप दूसरी जगह पे जा रहे हो। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, हीट वगैरह होता है, तो इसमें एल नीनो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए एल नीनो का मतलब ही होता है भैया पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। इसका मानसून के ऊपर भी डेफिनिटली फ़र्क पड़ता है एल नीनो का। और जब कंडीशंस ड्राई हो जाते हैं, वाइल्ड फायर, पेड़-वेड़ हमारे मर जाते हैं अनफॉर्च्युनेटली। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है ना। ज़्यादा हीट वेव होगी, ज़्यादा गर्मी आएगी, लोग ज़्यादा एसी चलाएँगे, कूलर चलाएँगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, तो हमारे थर्मल पावर प्लांट बेचारे वैसे ही फ्लॉप हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, सोइल मॉइस्चर कम हो जाता है, हमारी क्रॉप्स का आउटपुट भी कम हो जाता है। जिससे फूड प्राइसेस भी बढ़ेगा और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी डेंजरस है। तो एक चीज़ जो है बहुत सारी चीज़ों को लीड करती है। ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे एक समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक विद द प्रोमिस अ लाइफ इंडिया अवेट्स। छोटा-सा आर्टिकल है, कुछ इसमें ख़ास है नहीं, एक कहानी की शुरुआत होती है यहाँ पे। बेसिकली हैदराबाद का ये केस है, जहाँ पे एक 18 साल का एक लड़का था और उसको एक डिसीज़ हो गया था टी सेल ल्यूकीमिया, मतलब आप इसे जो है ब्लड कैंसर कह सकते हो एक तरह से। टी सेल ल्यूकीमिया हो गया था, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया था, उसके इम्यून सिस्टम ने उसकी बॉडी को ही को अटैक करना शुरू कर दिया था। और ये हुआ था किसकी वजह से? इसकी वजह से, स्यूडोमोनास एरुग्नोसिस, ये एक बैक्टीरिया है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह के डिसीज़ हो जाते हैं। और जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ज़्यादा आ जाता है, तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। सब कुछ फ्लॉप हो जाता है, जो मर्ज़ी दवाई दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 18 साल का जो लड़का था, डॉक्टर्स ने देखा कि भाई इसकी तो हालत बहुत खराब हो रही है, कोई दवाई इसके ऊपर असर नहीं कर रही है। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक दवाई है जिसका नाम है कैफपाइन, ठीक है? कैफेपाइन और जो है जिडरवैक्टम भी कह सकते हो, दोनों इसके नाम हैं। ये दवाई का अभी प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी नहीं हुई है। ये दवाई अभी ट्रायल 3 फेज़ में चल रही है, क्योंकि देखिए किसी भी दवाई के 3 फेज़ होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरे फेज़ में आने के बाद फिर उसको अप्रूवल मिलता है। तो ये दवाई अभी ट्रायल 3 फेज़ में ही चल रही थी। डॉक्टर ने सोचा यार बच्चा वैसे तो मर ही रहा है बेचारा, तो कम से कम इसके ऊपर हम लोग ये दवाई यूज़ करके देखें। तो डॉक्टर्स ने परमिशन लिया, हर चीज़ का परमिशन लिया, गवर्नमेंट से परमिशन लिया, जज साहब से परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद ये दवाई एक्सपेरिमेंट के तौर पे बच्चे पे यूज़ की गई और वो ठीक हो गया। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक, तगड़ी से तगड़ी एंटीबायोटिक उसकी बॉडी में काम नहीं कर रही थी, लेकिन इस दवाई ने काम किया और ये दवाई इंडिया में बनाई गई है।
ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसे ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से गुज़र रहे हैं और अनफॉर्च्यूनेटली उनका कोई इलाज नहीं है और डेथ हो जाती है। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ द लाइव्स आर लॉस्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटीबायोटिक। स्ट्रॉन्ग वाली एंटीबायोटिक हमारे यहाँ तो अवेलेबल है ही नहीं या फिर जो अवेलेबल है वो असर नहीं करती है। तो हमें और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चाहिए, जैसे ये कैफेड्रोल है। इट इज़ डिसहार्टनिंग टू रिमेन अवेलेबल विद इन आवर कंट्री। एक और दवाई है, ठीक है? ये कोफिएड्रोल कोल ये देखिए लिखा हुआ है जो, ठीक है? ये एक जापानीज़ दवाई है, जो कि जापान के अंदर, अमेरिका वगैरह के अंदर अलाउ की जाती है, बट इंडिया में फिलहाल इसको अलाउ नहीं किया गया है। तो एक तो हमारे यहाँ पे जो इस तरह के डिसीज़ होते हैं बच्चों को या किसी को भी उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दवाई हमारे यहाँ पे है नहीं और जो जापान वाली दवाई है वो हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो इमरजेंसी की सिचुएशन में ईयूए इसको बोलते हैं, इमरजेंसी यूनिट ऑथराइज़ेशन, जैसे इस केस में होता है हैदराबाद वाले केस में। कभी अगर इस तरह के एक्सट्रीम केस आते हैं, तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन अलाउ होना चाहिए। ऐसी दवाइयों को भी अलाउ होना चाहिए जो कि फ़ेज़ 3 के अंदर चल रही हैं, ताकि यार पेशेंट की जान तो बचे। देखिए वो पेशेंट तो बेचारा मर तो वैसे ही रहा है अनफॉर्च्युनेटली, कम से कम एक आखिरी चांस तो आप लेके दे सकते हो, है ना? वी मस्ट एक्सटेंड द अर्जेंसी एंड द कमिटमेंट टू सेविंग द लाइव्स ऑफ द पेशेंट हू मे अदरवाइज़ सक्कम्ब टू द इन्फेक्शन रेजिस्टेंस। वैसे भी मर रहे हैं, कम से कम ये यूज़ कर लीजिए। तो बाय ग्रांटिंग द ईयूए फॉर द कैफेपाइन एंड इंडियन इनोवेशन एंड द कोफिड्रोल, जो जापान वाली दवाई है मैंने आपको बताया, ठीक है? अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंटीबायोटिक वी कैन स्ट्रेंथन आवर आर्सेनल अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल्स के अंदर ये अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है, अगर बाय चांस इसको अवेलेबल कर देते हैं, तो इसका ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओवर यूज़ होगा तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। तो कई बार यहाँ पे करप्शन, ब्राइब और वो इल्लीगल चीज़ें भी यार हमारे यहाँ पे हो ही जाती हैं अनफॉर्च्युनेटली, है ना? बोरे पैसा चार्ज किया जाता है। दवाई आती है ₹200 की, डॉक्टर बोलता है ₹2000, क्योंकि पेशेंट बेचारा मर रहा है, फैमिली वालों के पास ऑप्शन बचता नहीं है, तो महँगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं अनफॉर्च्युनेटली। कोविड-19 में ऐसा कितनी बार देखा गया। डॉक्टर ने ऐसी-ऐसी दवाइयाँ लिखी जो सरकार ने रिकमेंड कर ही नहीं रखी हैं कोविड-19 में। लेकिन सरकार ग डॉक्टर लिखे जा रहे हैं 25,000 की दवाई, 30,000 की दवाई, 50,000 की दवाइयाँ कोविड-19 में। अब मजबूरी में बंदा क्या करेगा बेचारा? उसको तो खरीदनी पड़ेंगी। तो ये इसका अगर अलाउ सरकार करती है, तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हो। इस तरह के डिसीज़ को लेके जिनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।